हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ग्रेट रूइंस में सुबह होने के साथ ही उन सभी इवल स्पिरिट्स ने भागना शुरू कर दिया था। और जैसे ही पूरी तरह से सूरज निकल आता है तो वो सभी जंगली जानवर भी अब धीरे धीरे अपने अपने घरों को निकलने लगे थे। जहाँ एक तरफ उन सभी जंगली जानवरों के ऊपर छाया हुआ खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ बेचारे चैनमू की जान के ऊपर खतरा तो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। क्योंकि जैसे ही वो सभी जंगली जानवर वहाँ से चले जाते हैं तो इस मौके का फायदा उठाकर ब्रदर शू ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी उस साथी डिसेबल को वहाँ पे चैनमू के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज दिया था। लेकिन चैनमू ने वहाँ पे बहुत ही जल्द उसकी टेक्निक को सीखते हुए उसके ऊपर ये अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। और सेम हाल उसने वहाँ पे कुछ ब्रदर शू का भी किया था। इवन ब्रदर शू को तो हराते हुए चैनमू ने वहाँ पे उसे बुरी तरह से खत्म ही कर दिया था। लेकिन इस बीच बेचारा चैनमू वहाँ पे इतना ज्यादा थक चुका था कि अब उसमें हिलने तक भी हिम्मत नहीं बची थी। और इस बात का फायदा उठाकर वो डिसेबल लड़की एक बार फिर से चैनमू की जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन चैनमू के ग्रैंडपा और ग्रैंड माशिया ने वहाँ पे सही समय पे आते हुए उस लड़की को भी खत्म कर दिया था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सिर्फ इस एक रात में ही चैनमू काफी ज्यादा बदल चुका था। वो न सिर्फ अब डिमोनिक पावर्स को समन कर सकता था, बल्कि उसी के साथ साथ गॉड्स की डिवाइन पावर तक को भी समन कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, वो वाटर एट्रीब्यूट की पावर को भी कंट्रोल कर पा रहा था, जो कि उसके सभी ग्रैंड पास के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ चैनमू अपनी डिमोनिक और डिवाइन पावर्स के साथ साथ अपने वाटर एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे पानी के ऊपर भागे जा रहा था। और जैसे जैसे चैनमू वहाँ पे डिमोनिक स्पेल का जाप कर रहा था, वैसे वैसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड रिलीज हो रहा था। और इसी सेम टाइम पे वो डिवाइन स्पेल का भी जाप कर रहा था, और उससे निकलने वाली साउंड वहाँ पे माहौल को और भी ज्यादा खुशहाल बना रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस डिमोनिक स्पेल से निकलने वाली साउंड का असर वहाँ पे जंगली जानवरों के ऊपर काफी ज्यादा गहरा हो रहा था। और उन्हें वहाँ पे लगने लगा था कि कोई बहुत ही बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे अपने साथियों को बचाने के लिए जायंट टेप, जो कि जंगल का गार्डियन था, वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ चैनमू की तरफ ही बढ़ने लगा था। लेकिन ग्रैंडपा मोक ने वहाँ पे अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस गार्डियन जायंट एप को वहाँ पे इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो खुद को ग्रैंडपा मोक के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। इसलिए वो अपनी जान बचाते हुए जल्दी से भाग गया था। जबकि चैनमू को तो वहाँ पे सबकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो अभी तक भी वहाँ पे उन दोनों ही स्पेल्स का जाप करते हुए बहुत ही तेजी से पानी के ऊपर भागे जा रहा था। और जैसे जैसे चैनमू वहाँ पे भाग रहा था, उसकी पास वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। तभी अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे ग्रैंड माशिया के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं, आखिर ये लड़का एक ही दिन में इतना ज्यादा कैसे बदल गया? कल तक तो इसके पास ऐसी कोई भी पावर नहीं थी, जबकि अभी ये न सिर्फ यहाँ पे डिवाइन पावर को समन कर पा रहा है, बल्कि उसी के साथ साथ डिमोनिक पावर्स का भी बखूबी इस्तेमाल कर पा रहा है। आखिर ये दोनों खतरनाक पावर्स इसके पास आई कहाँ से? जिसपे ग्रैंड माशिया चैनमू को बहुत ही गौर से देखते हुए कहती हैं, इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि जरूर कल रात ग्रेट रूइंस के अंदर चैनमू के साथ कुछ हुआ था। और चैनमू यहाँ पे जिस डिवाइन स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो गॉड ऑफ किंगडम से बिलोंग करता था। लेकिन गॉड ऑफ किंगडम तो हजारों साल पहले ही मिट्टी में मिल चुका था, तो फिर उनके डिवाइन स्पेल के बारे में चैनमू को कैसे पता चला? कहीं कल रात ग्रेट रूइंस के अंदर चैनमू की मुलाकात गॉड ऑफ टेम्पल के लोगों के साथ तो नहीं हुई थी, लेकिन ये भी तो हो पाना पॉसिबल नहीं है। आज तक हजारों साल बीत गए, लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और ये कहते हुए ग्रैंड माशिया वहाँ पे किसी गहरी सोच में चली जाती है, जिसपे बैम्बू ग्रैंडपा आगे आते हुए ग्रैंड माशिया से कहते हैं, चैनमू अब बड़ा हो चुका है, तो मेरे ख्याल से अब हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर वो गॉड ऑफ टेम्पल के लोगों के साथ मिला भी था तो ये उसकी किस्मत में लिखा था। और अब मेरे ख्याल से हमें इस सब के बारे में सोचना छोड़कर चैनमू की आगे की ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी चैनमू ग्रो कर रहा है, उसे यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर बैम्बू ग्रैंडपा भी बहुत ही तेजी के साथ चैनमू के पीछे ही रवाना हो जाते हैं, जो देखकर ग्रैंडपा हुआंगजी भी वहाँ पे एक्साइटेड होकर अपनी नाइफ को बाहर निकालते हुए कहते हैं, एक बार चैनमू इसकी प्रैक्टिस पूरी करवा ले, उसके बाद तो मैं चैनमू को बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, क्योंकि अब तो चैनमू के थकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस तरह बिना थके ट्रेनिंग करने का एक अलग ही मजा है। और ये कहते हुए ग्रैंडपा हुआंगजी भी वहाँ पे चैनमू के पीछे निकल जाते हैं, और उनके पीछे बाकी सभी भी अपने अपने मन में चल रहे सवालों को इग्नोर करते हुए चैनमू के पीछे ही रवाना हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चैनमू को देखते हैं, जो कि उसी तरह से भागते हुए रिवर के काफी अंदर आ चुका था। लेकिन अभी तक भी उसने वहाँ पे उन दोनों मंत्रों का जाप करना बंद नहीं किया था, क्योंकि वो दोनों ही मंत्र वहाँ पे उसकी पास को बढ़ाने के लिए लगातार उसकी मदद कर रहे थे, जिसके चलते चैनमू को भी अपनी बॉडी में काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। और अचानक से चैनमू वहाँ पे खुद को साफ करने के लिए रिवर के अंदर जंप लगाते हुए खुद को वहाँ पे साफ करने लगा था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि उसके सभी ग्रैंड पास भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ पे आते हुए चैनमू से कहते हैं कि खुद को अच्छी तरह से साफ कर लो, उसके बाद हम सभी दोबारा से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने वाले हैं। जिसपे गाँव के मुखिया भी वहाँ पे आकर चैनमू को बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं, स्पिरिट फिटनेस रियलम वाले कल्टीवेटर, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो भी एक साथ डिमोनिक और डिवाइन पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन ये लड़का जिसने अभी तक स्पिरिट फिटनेस रियलम को अचीव भी नहीं किया, उसके बावजूद भी ये ना सिर्फ यहाँ पे उन दोनों पावर्स को समन कर पा रहा है, बल्कि उन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार अपनी पावर्स को भी बढ़ाता जा रहा है। न जाने ये लड़का अपनी प्रैक्टिस करने के लिए किस तरह के फॉरबिडन मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा कुछ तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। गाँव के मुखिया की इस बात ने वहाँ पे सभी को एक बार फिर से सोच में डाल दिया था। और साथ ही
साथ उन सभी के मन में ये भी सवाल चल रहा था कि अगर चैनमू लगातार इन दोनों पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस करता है तो कहीं चैनमू की जान को कोई खतरा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी के लिए भले ये दोनों पावर्स चैनमू को फायदा पहुंचा रही थी, लेकिन डिमोनिक पावर्स का कोई भी भरोसा नहीं होता, वो कब बैकलैश करते हुए अपने ही ओनर्स के ऊपर अटैक कर दे। और यही बात वहाँ पे गाँव के मुखिया को भी परेशान कर रही थी, जबकि चैनमू वहाँ पे इन सभी बातों से बेखबर मजे से वहाँ पे नहाए जा रहा था। उसके बाद हमें रात को डिसेबल गाँव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैनमू आज की भागदौड़ के बाद इतना ज्यादा थक चुका था कि वो अपने रूम में आते ही वहाँ पे सो गया था। लेकिन अभी चैनमू वहाँ पे सो ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहाँ पे कुछ बहुत ही भयानक होता है। अचानक से ही चैनमू के सोल सीरियलम के अंदर वो डिमोनिक स्पेल खुद ब खुद ही साउंड करने लगा था, जिसके चलते चैनमू की बॉडी के ऊपर डिमोनिक पावर्स हावी होने लगी थी। लेकिन वो डिमोनिक पावर्स वहाँ पे पूरी तरह से चैनमू की बॉडी के ऊपर हावी हो पाती उससे पहले वो डिफेंस स्पेल भी वहाँ पे साउंड करना शुरू कर देता है। और कल रात की ही तरह वो दोनों स्पेल्स एक बार फिर से आपस में टकराने लगे थे, जिसका सारा असर वहाँ पे चैनमू की बॉडी के ऊपर हो रहा था। और उसे कल रात का वो डरावना मंजर भी दोबारा दिखाई देने लगा था, जब ट्रू डीमन गॉड और डिवाइन गॉड इसका आमना सामना हुआ था। और देखते ही देखते उन दोनों के पास वहाँ पे इकट्ठा होते हुए एक डिमोनिक बच्चे का रूप लेना शुरू कर देती है। और जैसे ही उन डिमोनिक पावर से वो बच्चा वहाँ पे पैदा होता है तो उस बच्चे की वहाँ पे 3 आंखें थी। इवन वो बच्चा इतना ज्यादा भयानक लग रहा था कि उसके सामने तो वो डीमन गॉड भी कुछ नहीं था। और अचानक से ही वो डिमोनिक बच्चा वहाँ पे अपनी तीनों ही आंखें खोलते हुए एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिसके चलते चैनमू की पूरी बॉडी को वहाँ पे झटके लगने लगे थे। इवन हम देखते हैं कि अब उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे ऊपर हवा में भी उठने लगी थी। लेकिन अचानक से ही वहाँ पे चैनमू का वो जेट पैनेट एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर अचानक से ही वो गोल्डन एनर्जी रिलीज होते हुए सीधा चैनमू के सोल सीरियलम के अंदर जाने लगती है। और जैसे जैसे वो गोल्डन एनर्जी वहाँ पे चैनमू के सोल सीरियलम के अंदर जा रही थी तो उसने वहाँ पे उन डिमोनिक पावर्स को भी सप्रेस करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते चैनमू का वो ग्रेट ट्रायर जो कि उसके सोल सीरियलम के अंदर मौजूद था, उसने वहाँ पे उन डिमोनिक पावर्स के साथ साथ उन सारी डिवाइन पावर्स को भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया था। और ऐसा होते ही अचानक से ही हम देखते हैं कि चैनमू की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है, जिसके चलते वो पूरा गाँव ही वहाँ पे एक पल के लिए हिल गया था। पर उसके बाद अचानक से ही वहाँ पे सब कुछ शांत होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे चैनमू की बॉडी भी वापस अपने बेड पे आ चुकी थी और आसपास भी वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया था। और अब तो वहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन ग्रैंड माशिया जो कि खिड़की से ही खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही थी, वो वहाँ पे ये सारा नजारा देखते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और इस सब के बारे में वो गाँव के मुखिया को भी बताने के लिए चली जाती हैं और उन्हें वहाँ पे चैनमू के कंडीशन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि कैसे चैनमू की बॉडी के अंदर वो दोनों स्पेल आपस में टकरा रहे थे और आपस में वहाँ पे टकराते हुए चैनमू की सोल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते मुझे पूरा यकीन है कि चैनमू को बहुत ही बुरे सपने आ रहे होंगे। लेकिन अब हम आगे क्या करें, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये दोनों ही एनर्जीज चैनमू को खतरा भी पहुंचा सकती हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ये दोनों एनर्जीज एक साथ एक बॉडी के अंदर नहीं रह सकती। इन दोनों में से कोई ना कोई एनर्जी एक दूसरे को खत्म करने की अपनी पूरी कोशिश करेगी, जिसका सीधा सीधा नुकसान हमारे चैनमू को होगा। ग्रैंड माशिया की ये बात सुनकर गाँव के मुखिया वहाँ पे कुछ सोचते हुए उससे कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो हमें जो कुछ चल रहा है सब कुछ वैसे से ही चलने देना चाहिए, क्योंकि ये चैनमू के पास अपने सोल माइंड को ताकतवर बनाने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगर वो इन दोनों ही एनर्जीज को अपने कंट्रोल में कर लेता है तो तुम सोच भी नहीं सकती कि चैनमू कितना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और ऊपर से न जाने इन दोनों ही साउंड्स को सुनते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये दोनों ही साउंड्स हमें डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर किसी खास चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों ही साउंड्स को सही से समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोग डाशू कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही बड़े रहस्य के बारे में पता लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब हमें चैनमू को भी डाशू कॉन्टिनेंट के बाकी रहस्यों के बारे में भी बताना होगा। गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर ग्रैंड माशिया जल्दी से वहाँ पे चलाते हुए उनसे कहती है, नहीं अभी भी चैनमू एक बच्चा है और आप तो जानते ही हैं कि डाशू कॉन्टिनेंट का हर एक रहस्य कितने ज्यादा खतरनाक है। नहीं मैं उन सब के बारे में चैनमू को कभी भी पता नहीं लगने दूंगी। जिसपे गाँव के मुखिया वहाँ पे उससे कहते हैं कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो। चैनमू ने हर बार हमें गलत साबित करते हुए ये प्रूव किया है कि वो अकेला हर एक खतरे से निपटने की ताकत रखता है। अब कल का ही दिन देख लो, उसने एक ही दिन में क्या क्या करके दिखा दिया। इसलिए अब मेरे ख्याल से समय आ चुका है उसे सब कुछ बताते हुए आजाद कर देने का। गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे उदास होते हुए अपना सर नीचे झुका लेती हैं और वो वहाँ पे अपने पास चैनमू के एक छोटे से पुतले को बाहर निकाल कर वहाँ पे चैनमू को याद करते हुए कहती हैं, जब मैंने चैनमू को उस रिवर से लिया था तब वो इतना ही छोटा था और आज देखो वो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। जिसपे गाँव के मुखिया भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहते हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो और शायद उस समय उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा था, जिसके चलते उसे इस तरह से डाशू कॉन्टिनेंट में भेजा गया था। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है, इसलिए अब उसे वापस जाते हुए अपने लोगों को ढूंढना ही होगा। मैं जानता हूँ कि डाशू कॉन्टिनेंट के बाहर उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है, लेकिन हम उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने इस डिसेबल गाँव में बांध कर भी तो नहीं रख सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके जाने से पहले हम उसे इतना ज्यादा ट्रेन कर दें कि वो अपने ऊपर आने वाले हर एक खतरे का मुकाबला कर सके। और क्योंकि गाँव के मुखिया की ये बात कहीं न कहीं सही भी थी, इसलिए ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे कुछ नहीं बोल पाती। जिसके बाद हमें डायरेक्ट वहाँ पे अगली सुबह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैनमू को कल रात का कुछ भी याद नहीं था और आज वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने ग्रैंड पा से पहले ही वहाँ पे आ चुका था। जो देखकर चैनमू वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेकर एक्साइटेड होते हुए कहता
कहता है तो फाइनली आज मुझे अकेले प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और ये कहकर चेनमू ने वहाँ पे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बहुत ही तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया था। और इसी तरह से वो वहाँ पे भागते हुए अलग अलग ग्रेट रुइंस के अंदर जाकर उनकी तलाशी भी लेने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे बाकी की ग्रेट रुइंस के अंदर भी गॉड ऑफ टेम्पल जैसा कुछ और भी देखने को मिले और वहाँ पे और नई नई पावर्स को हासिल करते हुए वो अपने उस इनविजिबल बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए ब्रेक थ्रू कर सके। और यही सब सोचकर चेनमू वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड होते हुए उन सभी रुइंस की तलाशी लेने लगा था। और इसी तरह वो वहाँ पे भागते हुए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए साथ साथ जंगली जानवरों को भी मारे जा रहा था। कभी वो ऐसे ही राह चलते किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता तो कभी भागते हुए पानी के ऊपर कलाबाजी करने लगता और साथ ही साथ वहाँ पे पानी के भी खतरनाक मॉन्स्टर्स को खत्म करता जा रहा था जो कि बाकी मासूम मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे। और इस तरह चेनमू आज अपनी ट्रेनिंग के पूरे मजे ले रहा था। और आखिर में वो वहाँ पे रिवर के अंदर आते हुए एक बड़े से मॉन्स्टर की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ पे अपने वाटर एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेनिंग करने लगा था। असल में चेनमू वहाँ पे अपने वाटर एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर पाम टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो धीरे धीरे कामयाब भी हो रहा था। और जैसे ही अब की बार वो उस थंडर पाम टेक्निक को प्रैक्टिस करता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ की पांचों फिंगर्स के ऊपर वाटर एंड थंडर की पावर आ चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने पानी के अंदर ही वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और चेनमू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि उसने पानी के अंदर ही वहाँ पे एक गुफा को बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी चेनमू अभी तक भी वहाँ पे अपनी थंडर पाम टेक्निक को पूरी तरह से नहीं सीख पाया था। और अपने आखिरी अटैक के साथ ही चेनमू वहाँ पे इतना ज्यादा थक चुका था कि वो वहाँ पे पानी से बाहर आते हुए नीचे जमीन पे ही लेट जाता है। और वो वहाँ पे ग्रैंडपा माँ की कही हुई बातों को याद करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा माँ ने मुझसे बोला था कि अगर मुझे थंडर की पावर को समन करना है तो मुझे अपनी सोल और हार्ट को एक ही जगह पे लाते हुए अपने पाम और अपने पंच के अंदर थंडर पावर को महसूस करना होगा। उसके बाद ही कहीं जाकर मैं थंडर पावर को समन कर पाऊंगा। लेकिन मैं सुबह से इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक एक बार भी मुझे इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसका मतलब है कि ये थंडर पाम टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होने वाली है। इसी वजह से तो इसे सीखने में भी मुझे इतना ज्यादा समय लग रहा है। और ऊपर से ग्रैंडपा माँ ने मुझसे ये भी बोला था कि इसे सिर्फ लीजियन बाइशी रेलम वाले कल्टीवेटर्स ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मुझे भी इस थंडर पाम टेक्निक को मास्टर करना है तो मुझे जल्द से जल्द किसी भी हालत में ब्रेक थ्रू करना होगा। और अभी चेनमू वहाँ पे लेटे हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अचानक से ही वहाँ पे एक झरने के पीछे एक और सीक्रेट जगह दिखाई देती है जो कि योंगजियांग रिवर के आखिरी हिस्से में मौजूद थी। हालांकि आज तक चेनमू काफी बार इस जगह से गुजरा था लेकिन उसने कभी भी इस जगह के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज वो इस जगह के बारे में पता लगाने का डिसाइड करता है और इसी बीच उसकी नजर वहाँ पे एक बोट के ऊपर भी पड़ती है जिसका इस्तेमाल करते हुए उस सीक्रेट जगह के ऊपर जाया जा सकता था। इसलिए चेनमू भी वहाँ पे उस बोट के सहारे उसी तरफ ही निकल गया था जहाँ जैसे जैसे चेनमू उस बोट से होते हुए आगे बढ़ रहा था वो जगह वहाँ पे और भी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब होती जा रही थी। और ऊपर से वहाँ पे एक अजीब किस्म की शांति छाई हुई थी जो कि वहाँ पे उस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए काफी थी। और जैसे चेनमू वहाँ पे उस जगह को चेक करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेम्पल दिखाई देता है जिसके अंदर वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोन स्टैचू भी रखा हुआ था जिसे वहाँ पे बड़ी बड़ी चेन्स की मदद से बांधा गया था, जो कि देखने से चेनमू को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि आज तक उसने डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी स्टोन स्टैचू देखे थे किसी को भी इस तरह से चेन्स के साथ बंधा हुआ नहीं देखा था। और ऊपर से चेनमू वहाँ पे ग्रैंड माशिया की बात को याद करते हुए कहता है कि ग्रैंड माशिया ने मुझे बताया था कि डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा टेम्पल है ड्रैगन गॉड किंग का है, लेकिन ये स्टोन स्टैचू देखने से तो मुझे कहीं से भी ड्रैगन गॉड किंग का नहीं लग रहा। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो जरूर ये स्टोन स्टैचू जेन लॉर्ड का होगा जिसके बारे में मुझे ब्लैंड ग्रैंडपा ने बताया था कि जेन लॉर्ड ही थे वो जिन्होंने हमारी इस दुनिया को बचाते हुए सभी लिविंग बींग्स को उस खतरनाक तबाही से बचाया था। और अगर लॉर्ड जेन ना होते तो अब तक शायद हम सभी का अस्तित्व भी खत्म हो चुका होता। और ब्लैंड ग्रैंडपा ने मुझसे ये भी बोला था कि जब भी मेरा सामना कभी लॉर्ड जेन के स्टैचू के साथ हो तो मैं उनकी हमारे पूरे गांव की तरफ से अच्छी तरह से वर्शिप करूं। और यही याद करके चेनमू वहाँ पे अचानक से ही लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू के सामने झुकते हुए वहाँ पे उनकी वर्शिप करने लगा था और अपने पूरे डिसेबल गांव की तरफ से उन्हें वहाँ पे ग्रीट कर रहा था। लेकिन इसी के साथ अचानक ही चेनमू को वहाँ पे अपने ब्लैंड ग्रैंडपा की एक और बात याद आती है जो उन्होंने बचपन में उसके कान में बताते हुए बोला था कि जब भी अगर तुम किसी वर्ल्डनेस के अंदर अकेले टेंपल में जाते हो तो वहाँ पे जाते हुए ये शब्द जरूर से बोल देना, ए महान गॉडेस, हम आपकी ही वर्शिप करते हैं, प्लीज हमारे और हमारे डाशु कॉन्टिनेंट के ऊपर रहम कीजिए और प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाइएगा, मैं तो बस यहाँ पे आपकी वर्शिप करने के लिए आया था। और अपने ब्लैंड ग्रैंडपा की सारी बातें याद करते हुए चेनमू ने वहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही बोल दिया था। और ये बोलने के बाद जल्दी से वहाँ पे रफू चक्कर भी होने लगा था। लेकिन अभी बेचारा चेनमू वहाँ पे सीढ़ियों तक ही पहुंचा था कि अचानक से उसे वहाँ पे अपने पीछे टेंपल के अंदर किसी गॉडेस की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर तो चेनमू को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो जल्दी से हड़बड़ाते हुए पीछे टेंपल में ही देखने लगा था। ये आवाज एक लड़की के हंसने की थी जो कि वहाँ पे चेनमू का मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या बोला था तुमने अभी, गॉडेस सिस्टर? आखिर ये क्या होता है और कहाँ है तुम्हारी वो गॉडेस सिस्टर? और ये कहकर वो लड़की भी वहाँ पे टेंपल से बाहर आकर चेनमू के सामने आते हुए उससे कहती है, मेरा नाम है जियान किंगर, मैं यहाँ पे पास में ही रहती हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? जिसपे चेनमू उसे जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तो मेरा नाम किन चेनमू है, लेकिन तुम मुझे प्यार से चेनमू बुला सकती हो क्योंकि किन तो मेरा सरनेम है जो कि मुझे मेरी गाय से मिला था। चेनमू की ये बात सुनकर किंगर वहाँ पे हंसते हुए उससे
उससे कहती है, तो कहाँ है तुम्हारी वो गाय? जिस पे चैनमू उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, असल में वो एक गाय नहीं थी, बल्कि वो तो एक औरत थी जिसने एक नकली गाय का रूप ले रखा था। चैनमू की ये बात सुनकर वो लड़की भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या वाकई ही? तो फिर वो गाय औरत में कैसे चेंज हुई थी? क्या तुमने उसे खुद चेंज होते हुए देखा था? तुम्हारी बातें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या तुम्हारे पास कुछ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं मुझे बताने के लिए? अगर है तो मेरे पीछे आ जाओ, हम आराम से अंदर टेंपल के अंदर जाकर बात करते हैं। और ये कहते हुए किंगर जल्दी से टेंपल के अंदर चली जाती है। और जैसे ही किंगर वहाँ पे टेंपल के अंदर जाती है तो वहाँ पे एक अजीब सी आवाज चलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही चैनमू वहाँ पे किंगर के पीछे उस टेंपल के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो हवा उसे टेंपल के अंदर जाने से रोकने लगी थी, जो देखकर तो खुद चैनमू को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। पर अभी चैनमू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें वहाँ पे जिन चेन से बांध रखा था उन्होंने भी अब वहाँ पे जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया था। और अब की बात जब चैनमू वहाँ पे बहुत ही गौर के साथ उस स्टोन स्टैचू को देखता है तो उसे वहाँ पे लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू के नीचे काफी सारे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही चैनमू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और डर के मारे उसके कदम खुद ब खुद ही वहाँ पे पीछे हटने लगे थे। इसलिए वो वहाँ पे जियान किंगर से कहता है कि मैं अपनी वॉच पूरी कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं दोबारा इस टेंपल के अंदर नहीं आ सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ और मजे वाली बातें करनी है तो तुम खुद ही टेंपल से बाहर आ जाओ। जिस पे जियान किंगर चैनमू को अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत ही प्यार से उससे कहती है, अपनी हालत तो देखो, तुम कितने ज्यादा थके थके दिखाई दे रहे हो। क्या तुम यहाँ पे आकर मेरे साथ रेस्ट नहीं करना चाहते? देखो तो सही यहाँ पे कितना ज्यादा सुकून है। जिस पे चैनमू नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं रेस्ट नहीं करना चाहता। जिस पे जियान किंगर उसे वहाँ पे एक बार फिर से बुलाते हुए कहती है, प्लीज अंदर आ जाओ। जिस पे चैनमू नाम अपना सर हिलाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मैं थका थका इसलिए दिखाई दे रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी बचपन से ही ऐसी है जो कि दूसरों को बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। चैनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जियान किंगर उसे वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही प्यार के साथ अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन चैनमू वहाँ पे पलटते हुए ना में अपना सर हिलाने लगा था। अब बार बार वहाँ पे चैनमू को इस तरह से ना करते हुए देखकर जियान किंगर का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ने लगा था। और अब की बार वो वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ चलाते हुए चैनमू से कहती है, मैंने तुम्हें कहा ना जल्दी से अंदर आओ। और ये कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से जियान किंगर का पूरा रूप ही वहाँ पे बदलना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते सबसे पहले तो उसके 8 हाथ निकल कर बाहर आते हैं और उसी के साथ वहाँ पे बिल्कुल एक डिमोनिक लेडी की तरह उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, जहाँ चैनमू तो उसके सामने क्यूटी की तरह दिखाई दे रहा था। और जब चैनमू वहाँ पे सबके बावजूद भी उसकी बात को नहीं सुनता तो वो डिमोनिक लेडी अचानक ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए बहुत ही तेजी के साथ चैनमू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो वहाँ पे चैनमू के ऊपर हमला कर पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही वो चेन्स वहाँ पे कसना शुरू हो चुकी थी, जिन्होंने वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी को पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लिया था। वरना अब तक तो शायद चैनमू का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका होता, क्योंकि हम देखते हैं कि वो डिमोनिक लेडी चैनमू के ऊपर हमला करने के लिए उसके काफी करीब आ चुकी थी, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे उन चेन्स ने वहाँ पे चैनमू की जान बचा ली थी। और अचानक से ही वो आयरन चेन्स वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ ग्लो करना शुरू कर देती हैं, जो कि लगातार वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी मोस्टर को अपनी तरफ खींचने लगी थी, जो देखकर अब चैनमू को भी वहाँ पे उन चेन्स के पीछे का मकसद समझ आ चुका था। उन चेन्स का एक सिरा योंगजियांग रिवर के साथ अटैच था तो वहीं दूसरे सिरे से उस डिमोनिक लेडी मोस्टर को वहाँ पे बांधा गया था। और जब वो डिमोनिक लेडी मोस्टर वहाँ पे चैनमू को खाने में नाकाम हो जाती है तो वो वहाँ पे लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू की तरफ देखते हुए गुस्से से कहती है, तुम बार बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कभी तुम खुद भी तो एक डीमन हुआ करते थे और आज तुम यहाँ पे अपनी एक डीमन साथी की राह में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज मुझे सिखाने दो, मैं न जाने कितने ही दिनों से भूखी हूँ। लेकिन जब लॉर्ड जेन वहाँ पे उसकी बात को फिर भी नहीं सुनते तो वो डिमोनिक लेडी मोस्टर वहाँ पे लॉर्ड जेन के ऊपर ही गुस्सा करते हुए कहती है, गंजे कहीं के, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तुम बार बार मेरे रास्ते में आते हुए इन ह्यूमंस को मुझसे बचाना चाहते हो ना, पर आज मैं यहाँ पे तुम्हारा ही खेल खत्म कर दूंगी। और ये कहकर उस लेडी डिमोनिक मोस्टर ने वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक का लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर वो वहाँ पे एक बार फिर से लॉर्ड जेन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, देखो तो सही, ताजा गोश्त हमारे दरवाजे पे आया है और तुम हो के तुम इसे खाने से मुझे रोक रहे हो। वहीं हम देखते हैं कि उस लेडी डिमोनिक मोस्टर की सारी बातें सुनकर चैनमू को भी वहाँ पे सारा मजा समझ आ चुका था और वो वहाँ पे लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू को देखते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि लॉर्ड जेन भी कभी एक डीमन हुआ करते थे और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो डीमन से एक डिवाइन मास्टर बन गए और उन्होंने खुद से ही डीमंस का खात्मा करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे अब उनका स्टोन स्टैचू भी इन डीमंस को रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये कहकर चैनमू आराम से वहीं पे बैठते हुए कहता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि जब तक लॉर्ड जेन का स्टोन स्टैचू यहाँ पे मौजूद है, ये लेडी डिमोनिक मोस्टर यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अगर मैं यहाँ पे बैठते हुए डिमोनिक स्पेल का इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है मैं यहाँ पे अपने उस इनविजिबल बैरियर को भी डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाऊँ। और यही सोचकर चैनमू वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उस डिमोनिक स्पेल का जाप करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से चैनमू की बॉडी
बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि वहाँ पे उन डिमोनिक वर्ड्स के ही रूप में सीधा जाकर लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू के साथ टकराते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उनके स्टैचू से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन ऑरा निकलने लगा था। और उसी के साथ साथ उनके पीछे वहाँ पे उनका गोल्ड चक्र भी एक्टिवेट हो गया था, जो देखा तो अब बेचारी उस डिमोनिक लेडी मोस्टर ने वहाँ पे डर के मारे भागना शुरू कर दिया था। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि अचानक उस लेडी डिमोनिक मोस्टर को वहाँ पे अपने कानों में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उस लेडी डिमोनिक मोस्टर से कह रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे ही टेंपल के अंदर अपनी डिमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करने की। और ये कहते हुए लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू ने अब वहाँ पे उस लेडी डिमोनिक मोस्टर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। वहीं लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू को इस तरह से जिंदा होते हुए देखकर तो खुद चेनमू को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड जेन के स्टोन स्टैचू ने वहाँ पे अपनी आयरन चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी डिमोनिक मोस्टर को अब वहाँ पे इधर उधर पटकना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे सिर्फ कुछ ही पलों में उसकी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं। पर इसके बावजूद भी वो वहाँ पे नहीं रुकते। वो अचानक से ही वहाँ पे अपने डिवाइन स्पेल को कास्ट करते हुए कहते हैं, तुमने यहाँ पे मेरे ही टेंपल के अंदर आकर यहाँ पे डिमोनिक स्पेल को कास्ट करने की हिम्मत की, उसकी सजा तो अब तुम्हें मिल के रहेगी। और ये कहते हुए लॉर्ड जेन ने वहाँ पे अपने डिवाइन स्पेल को कास्ट करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो वहाँ पे अपने डिवाइन मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे कुछ एंशिएंट गोल्डन वर्ड्स अपीयर होते हैं, जिनके अंदर डिवाइन पावर मौजूद थी। और वो सभी किसी हथौड़े की तरह वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी मोस्टर के ऊपर गिरने लगे थे, जिसके चलते बेचारी उस लेडी डिमोनिक मोस्टर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और जब उसकी तकलीफ वहाँ पे हद से बढ़ जाती है तो वो लेडी डिमोनिक मोस्टर वहाँ पे एक बार फिर से गुस्सा होते हुए लॉर्ड जेन से कहती है, टकले कहीं के, मैंने ये कहा ना अपनी बकवास बंद करो और अपने इस घटिया से मंत्र का भी जाप करना बंद करो। मैंने यहाँ पे किसी भी डिमोनिक पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। और ये कहते हुए तो अब उस लेडी डिमोनिक मास्टर ने वहाँ पे दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर दिया था। और वो दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मुझे यहाँ पे खत्म ही करना है तो सीधा सीधा खत्म कर दो, इस तरह से तड़पाओ मत। लेकिन लॉर्ड जेन तो वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए लगातार वहाँ पे अपने डिवाइन मंत्र का जाप किए जा रहे थे, जो कि अब सीधा वहाँ पे उस डिमोनिक लेडी मोस्टर की सोल के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसमें उस लेडी डिमोनिक मोस्टर को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहाँ पे करे तो करे क्या। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चेनमू, जो कि वहाँ पे सब बहुत ही गौर से देख रहा था। उसे वहाँ पे अपने इनविजिबल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने का बहुत ही अच्छा मौका लगता है, इसलिए वो लॉर्ड जेन के डिवाइन स्पेल को वहाँ पे अपने सोल सीरियलम के अंदर ले आता है, जहाँ पे उसने पहले से ही अपने डिमोनिक स्पेल को कास्ट कर रखा था। और जैसे ही वो दोनों पावर्स उसके सोल सीरियलम के अंदर आती हैं तो चेनमू का इनविजिबल बैरियर भी वहाँ पे एक बार फिर से सुधार हो चुका था। लेकिन चेनमू ने तो अब वहाँ पे ठान लिया था कि वो कुछ भी करके अपनी इन तीनों पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आज अपने इस इनविजिबल बैरियर को डिस्ट्रॉय करके रहेगा। और इसीलिए चेनमू जल्दी से वहाँ पे अपने वाटर एट्रीब्यूट की पावर को भी समन कर लेता है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि लॉर्ड जेन तो वहाँ पे लगातार अपने उस डिवाइन मंत्र का जाप किए जा रहे थे, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ पे चेनमू को अपने सोल सीरियलम के अंदर महसूस हो रहा था। इसलिए चेनमू जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिमोनिक स्पेल को भी कास्ट करना शुरू कर देता है और एक साथ वहाँ पे इन तीनों ही पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने उस इनविजिबल बैरियर के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे उस इनविजिबल बैरियर में भी क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे। लेकिन चेनमू वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो वहाँ पे जरा सा भी केयरलेस हुआ तो ये सारे क्रैक्स दोबारा से बच जाएंगे। इसलिए चेनमू लगातार वहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने उस इनविजिबल बैरियर के ऊपर हमला किए ही जा रहा था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ उस इनविजिबल बैरियर के अंदर एक छोटा सा होल बन जाता है और उस होल से होते हुए चेनमू की तीनों एनर्जीज जाकर सीधा वहाँ पे उसके डिवाइन ट्रायर के अंदर समा जाती हैं, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि चेनमू के उस डिवाइन ट्रायर ने वहाँ पे और भी तेजी से चमकना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे इतनी ज्यादा गोल्डन एनर्जी फैल जाती है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे चेनमू के सोल सीरियलम के अंदर कोई नया सूरज ही उग आया हो। और ये सब देखते हुए तो बेचारे खुद चेनमू को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई अपने उस इनविजिबल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो चुका है। जबकि इसी के साथ हम देखते हैं कि चेनमू वहाँ पे स्पिरिचुअल फीटस रियलम में भी अपने कदम जमा चुका था, जिसके चलते उसके सोल सीरियलम के अंदर एक नए बच्चे का भी जन्म होने लगा था, यानी कि चेनमू की मोटर कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन चेनमू वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और एक ही झटके के साथ वो वहाँ पे वापस प्रेजेंट वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ वो खुद को देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या मैं वाकई कामयाब हो चुका हूँ। और वाकई ये चेक करने के लिए चेनमू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है तो वाकई वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवा पा रहा था, जिसका मतलब था कि चेनमू वाकई वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका था। और उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर महसूस करके वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे मेरी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी का बवंडर महसूस हो रहा है, जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं बड़े से बड़े माउंटेन्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और ये कहकर चेनमू ने वहाँ पे खुश होते हुए खुशी के मारे डांस करना ही शुरू कर दिया था। जबकि इसी बीच चेनमू को वहाँ पे अपने कानों में लॉर्ड जेन की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चेनमू से कह रहे थे कि वो इवल स्पिरिट पूरी तरह से मारी जा चुकी है, जिसके चलते अब मेरा भी वापस जाने का समय हो चुका है। और ये कहते हुए लॉर्ड जेन वापस वहाँ पे अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और ऐसा होते वो वहाँ पे एक बार फिर से स्टोन स्टैचू में बदल चुके थे, जो देखने से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी
थोड़ी देर पहले वो वहाँ पे जिंदा हुए थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ चैनमू को तो वहाँ पे सबकी कोई परवाह ही नहीं थी। वो तो अभी भी वहाँ पे खुशी के मारे डांस किए जा रहा था और सबसे पहले वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फीटस रियलम के बारे में जानने के लिए एक बार फिर से वहाँ पे अपने सोल रियलम के अंदर आ चुका था, जहाँ वो अपने स्पिरिचुअल फीटस रियलम की पावर को चेक करते हुए देखना चाहता था कि उसके सोल रियलम के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन जब चैनमू वहाँ पे अपने सोल रियलम के अंदर आता है तो उसे वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर वो वहाँ पे खुद भी परेशान होते हुए कहता है कि आखिर मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और इसी तरह से उस एनर्जी का पीछा करते हुए वो वहाँ पे काफी आगे आ चुका था, जहाँ पे उसे एक स्टोन ऑफ दिखाई देता है, जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा अनकॉन्शियस हालत में सोया हुआ था। हालांकि वो बस एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे साइज में तो चैनमू से बहुत ही ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। और उसे वहाँ पे पास से चेक करने के लिए चैनमू भी वहाँ पे जंप करता हुआ सीधा वहाँ पे स्टोन ऑफ के अंदर ही आ गया था, जहाँ वो उस बच्चे को करीब से देखकर हैरान होते हुए कहता है क्या ये मेरे स्पिरिचुअल फीटस रियलम का स्टोन स्टैचू है, जो कि आगे चलकर इवल पावर से मेरी रक्षा करेगा। और इसी बारे में पता लगाने के लिए चैनमू वहाँ पे उस ऑर्ब के अंदर वाले हिस्से में चला गया था, जहाँ वो उस बच्चे को इतनी क्लोज से देखकर हैरान होते हुए खुद से ही कहता है न जाने ये बच्चा मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और जब वो उस बच्चे को थोड़ा गौर से देखता है तो अचानक से ही वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है ये बच्चा तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे मैं बचपन में दिखाई देता था। आखिर मेरे स्टोन स्टैचू को मेरी बॉडी के अंदर किसने बना दिया, लेकिन ये कितना ज्यादा मैजिकल और रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। और ये कहकर तो अब चैनमू वहाँ पे उस बच्चे को छू छू कर देखने लगा था। और जैसे ही चैनमू उसे वहाँ पे टच करता है तो वो छोटा सा बच्चा अचानक से ही वहाँ पे एक लंबी सी सांस लेता है। और क्योंकि अभी चैनमू वहाँ पे उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज था तो वो वहाँ पे उस सांस के साथ ही उस बच्चे की बॉडी के अंदर चला गया था और उस बच्चे ने भी वहाँ पे डकार लेते हुए उसे पूरी तरह से निकल लिया था। उसके बाद जब चैनमू को दोबारा वहाँ पे होश आता है तो वो खुद को वहाँ पे उसी बच्चे की बॉडी के अंदर ही महसूस कर रहा था। महसूस क्या, बल्कि वो उसी की ही तो बॉडी थी, जिसे देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब वो वहाँ पे अपनी शक्ल को पानी में देखता है तो वो देखता है कि वो तो एक बच्चा बन चुका है, जो देखकर चैनमू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है क्या मेरी कॉन्शियसनेस इस बच्चे की बॉडी के अंदर आ चुकी है, लेकिन ये तो बस एक स्टोन स्टैचू था, मेरी कॉन्शियसनेस भला इसके अंदर कैसे आ सकती थी। लेकिन चैनमू वहाँ पे इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ पे उस ऑर्ब के अंदर ही नाचने लगा था और साथ ही साथ वहाँ पे खुश होते हुए ये भी कह रहा था कि मेरी ये बॉडी मेरा स्पिरिचुअल फीटस रियलम है और शायद मेरी कॉन्शियसनेस मेरे स्टोन स्टैचू के अंदर इसलिए आ पाई है क्योंकि ग्रैंडपा माँ ने मुझे बताया था कि मेरे पास एक खास डिवाइन हेगेमोनिक बॉडी है, जैसे मुझे लगता है कि उस इनविजिबल बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं अवेकन कर चुका हूँ। और ये कहते हुए चैनमू ने खुशी के मारे वहाँ पे एक बार फिर से डांस करना शुरू कर दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।